अगर आप एक प्रॉपर व्लॉग देखने के लिए आए हैं तो आई एम सॉरी, एक प्रॉपर व्लॉग नहीं होने वाला है। इसमें कुछ डिस्कशंस होंगी हमारी और आपकी, कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कुछ महीने पहले से, जब मेरी गाड़ी चोरी हो गई। एक्चुअली उस गाड़ी से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और वो इसलिए क्योंकि वो मेरी पहली गाड़ी थी। और एक 2-3 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, तब कॉलेज जाने के लिए एक्चुअली मैंने उस गाड़ी को ख़रीदा था, और उसमें समहाउ मेरे घर वालों ने भी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर की थी। लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि उस वक्त मैं जॉब वगैरह उतना एक्टिवली करता नहीं था, तो मेरे लिए टफ़ था गाड़ी ख़रीद पाना। वो एक काइंड ऑफ अचीवमेंट थी उस वक्त के लिए। मुझे गाड़ियों वगैरह की शौक़ नहीं है, बस इतना है कि अपना काम वगैरह उनसे चलता है, तो जो काम है वो निकल जाए एंड दैट्स इट। पर फिर भी वो काइंड ऑफ अटैचमेंट हो ही जाता है। खैर, छोड़ते हैं इन सब सारी बातों को। एक्चुअली मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड किया हुआ था जब मैं वो गाड़ी ख़रीदने गया था, जब मैंने डिलीवरी ली थी, तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। चाहूँ तो मैं इस वीडियो के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिर एडिटिंग में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आजकल मेरे पास टाइम का लोचा एंड उल्फत है, तो बस मैं बातों के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक रोज़ मैं सुबह सो के उठा और मैं अपने बिल्डिंग से बाहर आके देख रहा हूँ तो मेरी गाड़ी जहाँ पार्क रहती है वहाँ पे है नहीं, और उस रात बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं असमंजस आ गया कि अच्छा हो ना हो गाड़ी अपनी चोरी हो चुकी है। और एक्चुअली मैं आया बिल्डिंग के नीचे सुबह सुबह, ब्रश मुंह में लगाए हुए, और देख रहा हूँ तो नहीं है मेरी गाड़ी आसपास कहीं भी। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि अब मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो अब पहला स्टेप क्या था, तो रिपोर्ट लिखवाना पुलिस में, एफआईआर करवाना। और एफआईआर करवाने के लिए आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। वो इतना आसान नहीं होता, इतनी आसानी से एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पर हमारा थोड़ा सोर्स वगैरह था, तो जैसे तैसे करके एफआईआर लिखवा दिया। अब दूसरा स्टेप था कि हमारी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो रखा था। तो मुझे तब तक ऐसा लग रहा था कि इस इंश्योरेंस पे पैसे नहीं आएंगे वापस, ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए है अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह रोक दिया तो। लेकिन मैं गलत था। मुझे पता चला कि नहीं, इस पे भी मैं क्लेम कर सकता हूँ और मुझे पैसे मिलेंगे, जितना तक अमाउंट का वो मैं क्लेम लिया हूँ। तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है वो क्लेम का अमाउंट कम होता जाता है। अगर आपने थर्ड पार्टी लिया हुआ होता है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर 25,000 रुपये कवर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर वाले में 30 से 32,000 रुपये कवर हो पाते हैं। आई थिंक आप समझ गए इस बात को, राइट। तो मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था। फिर अब क्लेम का प्रोसेस करना था, तो मैंने कॉल किया उस कंपनी को जिसका मेरे पास इंश्योरेंस था, और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले एफआईआर का कॉपी आपका आ गया है, तभी हम लोग आएंगे। तो मतलब हाँ, एफआईआर का कॉपी आ गया है। तो फिर वो लोग आए मेरे घर पे, गाड़ी का दोनों चाबी लेके गए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी भी, और जो कुछ भी ओरिजिनल गाड़ी रिलेटेड चीज़ें थी वो सब कुछ लेके गए। और प्लस आपके पास अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना आवश्यक है, चाहे वो गाड़ी चोरी हुई हो या रास्ते पे आप ठोके हो, दैट डजंट मैटर। वहाँ से ये प्रोसेस आरंभ हुआ और काफ़ी लंबा चला। फिर मैंने उनसे वापस कांटेक्ट वगैरह किया, तो कुछ डिटेल्स वगैरह भेजे। फिर 700 रुपये का स्टैम्प पेपर मैंने खरीदा, उसको वकील के पास नोटरी जाके करवाया, और भी कुछ प्रोसेस थे, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने थे, वो किया। और फिर उन्होंने उनके मेन ऑफिस में बुलाया, लेकिन मैं कहाँ जाने वाला था। थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहिए ऐसी सारी चीज़ों में, और मैंने स्मार्टली थोड़ा एक्ट किया, तो उनको ही मेरे पास आना पड़ा। और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो गए, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका फ़ोन आता है कि आपका इतना क्लेम का अमाउंट है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक्चुअली आपको वीडियो में एग्जैक्ट अमाउंट शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया मुझे कि आपका इतना क्लेम अमाउंट है, और उससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम 24,000 रुपये देंगे। और मैंने पूछा अच्छा ऐसा क्यों? तो एफआईआर की कॉपी तो आपने ज़रूर सबमिट की है, लेकिन कोर्ट द्वारा एक और कॉपी मिलती है जिसके लिए आपको जाके कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। और जब आप कोर्ट में हाजिर होंगे तो उसका प्रोसेस चलेगा काफ़ी वक्त तक। जज आपसे पूछेगा जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की गई है आप उससे संतुष्ट हैं, और अगर आप हाँ बोलेंगे, और फिर थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तब जाके वो आपको कॉपी मिलती है। काफ़ी भागम भाग होता है। तो इससे बढ़िया इन भागम भाग से बचने के लिए आप अभी अपना क्लेम का अमाउंट सेटल कर लीजिए, और आपको इतना पैसा कम मिलेगा। तो ऐसे में इंसान ये सोचता है कि हाँ भाई, जो मिल रहा है ले लो ना। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए 3 महीना होने का, और 3 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, तब जाके ये लोग कंपनीज वाले आपको मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि आप जाइए उसका रिपोर्ट का कॉपी लेके आइए कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है वगैरह। वो आपका काम एक्चुअली नहीं है। आप उनको कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा, आप खुद करके आइए वो सब। और एक्चुअली ये थोड़ा स्मार्टली आपको बोलना होगा। और वो लोग एक्चुअली उनको डेली वही का काम है, तो उनको पता है क्या कैसे करना है। आप अगर जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप मेंटली स्ट्रेस में आएंगे,
इससे बढ़िया उनके ऊपर थोप दो काम, क्योंकि वो उनका डेली का काम है, तो वो लोग वो चीज़ कर लेंगे और आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने एट द टाइम उस वक्त मुझे इतना जानकारी नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है यार, जो दे रहे हो वो दे दो, और क्या ही करना है। इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो तो आ रहा है जो आ रहा है, तो मेरे वो क्लेम के पैसे आ गए। तो इसका प्रोसेस पहला ये रहता है कि आप क्लेम करने के लिए कंपनी में फ़ोन करते हैं, वो बंदा आता है, वो कुछ आपसे नोट्स वगैरह लिखवाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का आपका टाइम जाएगा, सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएगा, गाड़ी की कीज़ एंड एवरीथिंग, और फिर 4-5 वो फॉर्म देगा, बोलेगा कि इसको आपको ये जगह पे भेजना है, इसको वो जगह पे भेजना है, इसको यहाँ कुरियर करना है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप बोलिए कि तुम अपने सीनियर से मेरी बात कराओ, और सीनियर के सामने आपको बोलना है देखो ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं और ये मेरे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और मेरी गाड़ी चोरी हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं टेक्निकली इन सब चीज़ों को लिए भागम भाग नहीं कर सकता, एक स्लो वर्क आपको करना पड़ेगा। वो मान जाएगा, उसका सीनियर ट्रस्ट में मान जाएगा, और थोड़ा अच्छे से प्यार से आपको समझाना है, आपका काम हो जाएगा। फिर आपको भागम भाग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये सेकंड वाला प्रोसेस जो मैंने आपको वकील वगैरह वाला बताया, नोटरी एंड ऑल ये सब करने का, ये हो जाएगा। फिर ये ले जाके उनको सबमिट करना होता है, तो वो भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से रिक्वेस्ट करेंगे, वो खुद आएंगे कंपनी वाले और लेके जाएंगे। और फिर आपका क्लेम अमाउंट जिस प्रकार से होगा वो मैंने आपको ईजी वे में बता दिया, किस वे में आपका पूरा मिलेगा और किस वे में थोड़ा आपका कम मिलेगा। अब ऐसे में बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर गाड़ी आपने ख़रीदी है और वो किसी और के नाम पे सेकेंड हैंड गाड़ी फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदी है। मैंने एक्चुअली वो गाड़ी जैसे ही मेरी चोरी हुई, मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी, मेरे बहुत सारे काम उसकी वजह से रुके पड़े हुए थे, तो मैं विथ इन अ वीक मैंने दूसरी गाड़ी ख़रीद ली थी, परचेज़ कर ली थी। तो अब वो जब दूसरी गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड में लिया एक्चुअली, तो वो किसी और के नाम पे है। तो ऐसे में क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? एक्चुअली नहीं। किसी और के नाम पे है तो मुझे उस व्यक्ति के पीछे पीछे फिर भागना पड़ेगा हर एक काम करवाने के लिए। अब वो व्यक्ति कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो इससे बेहतर अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए और उस गाड़ी को अपने नाम पे करवा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। और एक्चुअली मैंने पूरा प्रोसेस वगैरह उसका कर दिया, और विथ इन अ मंथ मेरे ख्याल से मेरे नाम पे वो गाड़ी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपको कभी भगवान ना करे क्लेम की आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर ऐसा पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ सकती है। अब बात यहाँ पे इंश्योरेंस की कर ही लिए तो थोड़ी LIC की, मेडिक्लेम वगैरह की भी बातें हम कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्यों ज़रूरी है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति में हैं उसके ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं और आप एकदम स्वस्थ हैं और आपको लगता है कि हमें मेडिक्लेम की क्या आवश्यकता है, लेकिन आप अगर साल के उसमें से 6,500-7 हज़ार रुपये निकाल देते हैं तो आपको लगता है कि आपका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको एक मेडिक्लेम करा के रख लेना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि आप आज स्वस्थ हैं, आप दुनिया में भी देख रहे हैं कि आपके कई सारे जानने वाले लोग आज स्वस्थ हैं, लेकिन अगले 1-2 दिन में, अगले ही पल उनके साथ क्या हो जा रहा है, इस बात से हम अनभिज्ञ नहीं है। तो कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे साथ कभी कुछ नहीं होगा या होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में अगर पॉसिबल है, सिचुएशन अलाउ कर रहा है, तो मेडिक्लेम ज़रूर कर लेना चाहिए। और ऐसे में जब सिचुएशन की बात आ जाती है तो आप कहेंगे नहीं यार मेरा तो सिचुएशन अलाउ ही नहीं कर रहा है। नहीं, देखो अगर 10 लोग हैं ना तो उसमें से 7 से 8 लोग, ये अगर वीडियो 10 लोग फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो उसमें से 7 से 8 लोगों का सिचुएशन अलाउ करेगा कि वो मेडिक्लेम करना चाहिए उनको, और आपको ज़रूर करना चाहिए। अब LIC वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए कि कहाँ लगाए, देखिए ये आपका अपना कॉल है, आपके अपने नॉलेज पे ये निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको इन सब का कोई भी नॉलेज नहीं है तो कम से कम 1-2 LIC ही आपका खोल के रख लो, वो आपको आगे चल के काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और वो कैसे, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 6-8 महीने में हम कहीं पे 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये भर देते हैं, ठीक है, हमें वो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक साथ उसके बदले हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे ना तो वो हमें समझ में आएगा। तो भरना मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन जब वो पैसे मिलेंगे एक साथ तो ज़्यादा खुशी होगी आपको। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और साथ में थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अच्छी अच्छी जगहों पर करना आवश्यक है। और अगर आपको वो जगह नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं लाइक LIC एंड ऑल, तो ये तो कम से कम पता है ना। मेडिक्लेम में एक्चुअली पैसे आपको वापस नहीं मिलते, जो जाते हैं वो चले ही जाते हैं समहाउ, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि यू नेवर नो ना कि कल को क्या हो जाए। जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस हम लेते हैं पुलिस से बचने के लिए, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी और फिर उसके क्लेम के कुछ पैसे भी मुझे मिल जाएंगे, लेकिन हुआ, पॉसिबल हुआ ये सब। एनीवे, इस वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इसी नोट पे यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।